गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोग पता है काफ़ी टाइम से हमारे चैनल पे क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। थोड़ी सी तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसके कारण मैं क्लास नहीं ले पाई, उसके लिए सॉरी। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। 6 क्लास हमारी कवर हो गई है और अभी सीटेट में बहुत टाइम है, तो हम आराम से जो है इस चीज़ को कवर अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे हिस्ट्री का 7th क्लास की हिस्ट्री चली हुई थी, इसमें हमारे 3 चैप्टर कवर हो चुके हैं। और जो नया स्टूडेंट जुड़ेगा वीडियो से उसको बता दूं कि क्लास 6th भी हमारी कवर हो चुकी है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हर एक सब्जेक्ट और हर एक क्लास की अलग से। ठीक है, हमारी जो हिस्ट्री की क्लासेस हैं वो चली हुई थी, बीच में तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं ले पाई। ठीक है, अब हम रेगुलर अपनी क्लास देने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा जो हिस्ट्री का 7th क्लास का है, चौथा अध्याय आज हम करने वाले हैं, मुगल, जो 16वीं से 17वीं शताब्दी तक है। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों वहाँ पे शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन होता है, क्योंकि जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग लोगों की सोच होती है, विविधताएं। ठीक है, इसी के कारण वहाँ पे जो है शासन कर पाना अत्यंत कठिन होता था। अपने जो पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तराधर सॉरी 16वीं सदी के उत्तराधर से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया था और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव में उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये यहाँ पे लाल किला दिखाया गया है, दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग हमारी है मुगल कौन थे। मुगल के बारे में हम पढ़ेंगे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। कौन थे मुगल? मुगल जो है दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। जो माता है उनकी ओर से वो क्या थे? मंगोल थे, जो चंगेज खान थे। ठीक है, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उनके उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई, उनके वंशज थे। माता की ओर से क्या थे? वो मंगोल थे और पिता की ओर से क्या थे? वो तैमूर। ठीक है, शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। जो मुगल थे वो अपने आप को, जो माता की ओर से थे ना मंगोल, वो कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियों सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। मतलब उन्होंने बहुत सैकड़ों लोगों को मार दिया था, इसलिए यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रति योगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर अपना गर्व अनुभव करते थे। जो उनके पिता की ओर से वो मुगल तैमूर वंशज के होना गर्व अनुभव करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि जो उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, क्यों कहलाना पसंद करते थे? क्योंकि उनके जो महान पूर्वज थे 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था उन्होंने, इसलिए वो जो है तैमूर कहलाना पसंद करते थे। देखिए स्टूडेंट्स, स्पीड स्पीड थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, अगर आप लोगों को स्पीड ज़्यादा ही कम लग रही है तो इसको आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के भी आपको वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अभी पूरे अच्छे से तबीयत ठीक नहीं हुई है। ठीक है, तो स्पीड थोड़ा कम ही है।
चलिए, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। ठीक है, चलिए यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग हमारी है मुगल सैन्य अभियान। जो प्रथम मुगल शासक बाबर है वो कब आया? 1526 से 1530 ने, जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया। कब किया फरगना राज्य का उत्तराधिकारी? 1494 में। उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। जब उसने फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया उसकी उम्र कितनी थी? बस 12 वर्ष थी। और आज हम देखो इतने बड़े बड़े 25, 30, 35 के हो गए हैं और अभी हम अपनी जॉब की ही तैयारी कर रहे हैं। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में काबुल पर कब्जा कब किया? 1504 में। ठीक है, उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। कब हराया? 1526 में। किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। ठीक है, इब्राहिम लोदी को किसने हराया? बाबर ने। और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, किसने? बाबर ने। बाबर के बारे में बता रहे हैं ना। ये देखिए इधर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी की पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसका पानीपत में पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया गया। ये इधर तोप दिखाई गई है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी है उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। ठीक है, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। जो मुगल होते थे, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था एज इट इज। ठीक है, जो मुगल होते थे वो ज्येष्ठाधिकारी मतलब क्या होता है? जो बड़ा बेटा होता है ना, कहते हैं ना मतलब घर में जो सबसे पहले जन्म लेता बड़ा बेटा माँ बाप का, वो ज्येष्ठ मतलब बड़ा कहलाता है ना। तो जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। मतलब अगर उसके पिता की मृत्यु के बाद जो है सारा राज्य किसको मिलेगा? बड़े बेटे को। उसमें वो जो है विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत उत्तराधिकारी से वे दायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में रख दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था या ज्येष्ठाधिकारी या सहदायाद? बताइए आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है? बाकी तो सबको वही अच्छा लगेगा, सहदायाद वाला, है ना, क्योंकि एक बेटा ही तो नहीं है ना, जितने भी होंगे उनमें सब में जो है बराबर सब कुछ बांट दिया जाए, उसमें जो है मुगल विश्वास रखते थे। एक सेकेंड, यहाँ से देखते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। ठीक है, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से इनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसमें क्या कहा गया कि कोई शक्तिशाली जो शासक था, जब लड़ाई दंगे होते थे उनमें जाके वो मिल जाते थे। ठीक है, इस तरह से राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों की विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध किया। मतलब कई ऐसे थे जिन्होंने मुगलों में अपनी बेटियों की शादियां कर दी और एक अच्छा खासा पद उन्होंने प्राप्त कर लिया, लेकिन कई ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। देखिए, राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां, यहाँ से देखते हैं। जहांगीर की माँ कच्छवा, जो जहांगीर की माँ कच्छवा की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी जहांगीर की माँ? कच्छवा की। ठीक है वह अंबर, वर्तमान में जयपुर, ठीक है, जो अब वर्तमान में जयपुर है, पहले क्या था? अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी। ठीक है, जहांगीर की माँ थी क्या? कच्छवा की राजकुमारी, और शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जो जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। ठीक है,
यहाँ से देखते हैं। मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें, जो वतन मतलब जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत में अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार, तुरानी मतलब ये सब थे। ठीक है, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार कौन थे? चलिए इसके बारे में हम देखेंगे। मनसबदार तो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। तो मनसबदार क्या थे? जिनके पास मनसब का पद या कोई सरकारी हैसियत अथवा पद होता था। ठीक है, यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। जो मनसबदार क्या थी? जो मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था। ठीक है, जिनके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। देखिए ये भी एज इट इज इधर से आया हुआ था। जो पद और वेतन का निर्धारण कैसे किया जाता था? जात की संख्या पर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि जात की संख्या क्या होती है। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी भी ही बढ़ जाती थी। ठीक है, और उसका वेतन उतना ही अधिक होता था। देखिए एक सेकेंड, यहाँ से देखते हैं। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदार को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। देखो यहाँ से जात देखते, एक सेकेंड। हाँ, मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए ले जाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। हमने ऊपर पढ़ा था ना, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था इक्ता क्या होता है। ठीक है, मुक्ति क्या होती है, मुक्ति क्या होते हैं, इक्ता क्या होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ से देखे थे, एक बार दोबारा देखें। जागीर किन्हें कहते हैं? जो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? जागीरी कहेंगे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित थे, जबकि वे स्वयं देश में के किसी अन्य भाग में सेवारत थे। अकबर ने शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन से तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन में बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों के उपज से मिलने वाला राजस्व था।
अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री जो है टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमती और कृषि को का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक ही फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इन व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे, ठीक है, और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि वे मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति से वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। ये यहाँ पे दिखाया गया है, भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए। और दूसरे में क्या है, एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। देखिए ये दोनों इधर दिखाए गए। चलिए, अकबरनामा और आईने अकबरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल, कौन थे, उनके दरबारी कवि अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक अकबरनामा। तो अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने, ठीक है। अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने, ठीक है। कितनी जिल्दों में, 3 जिल्दों में लिखा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान था। तो जो अकबरनामे की पहली जिल्द थी उसमें क्या था, अकबर के पूर्वजों का बयान। और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, ठीक है। तीसरी क्या है, जिल्द आईने अकबरी, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमती मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर के विवाह किया। कब किया, 1611 में मेहरुनिसा ने जहांगीर से विवाह किया। एक सेकेंड, ठीक है। उसे नूरजहां का खिताब मिला। तो नूरजहां का खिताब किसको मिला, मेहरुनिसा को, ठीक है। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। तो किसके सम्मान में किए, नूरजहां के सम्मान में। किसने किए चांदी के सिक्के जारी, जहांगीर ने, ठीक है। जिनमें एक और स्वयं के किताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम गड़ा हुआ। ये इधर दिखाया गया है जो, ठीक है। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमाना। किसी को समझ आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है इधर, जो एक सेकेंड, चौकोर मोहर बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप में महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने, ठीक है। ये लिखी गई है इधर।
देखिए स्टूडेंट, थोड़ी सी तबीयत अभी ज़्यादा ठीक नहीं हुई है, इसके कारण थोड़ा सा स्लो में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप स्पीड बढ़ा के एक बार इसको तब सुन लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए। सुलह-ए-कुल। अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में उसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी। विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे रहते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके के सार्वत्रिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है 17वीं शताब्दी में और उनके पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता है, परंतु यहाँ यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज में हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कितने थे? 8000 में से 445 थे जिनको उच्चतम पद प्राप्त होता था। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% की ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके सवारों को वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं में लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इसमें से वे जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था से ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। ठीक है, मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राटों को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। यथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। तो चलिए स्टूडेंट, आज ये जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर 4 7th क्लास का हिस्ट्री का, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसलिए वीडियो थोड़ी स्लो चली है। धीरे धीरे हम इम्प्रूव करते रहेंगे इस चीज़ में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मनसब क्या होते थे, मंगोल, सिसोदिया राजपूत क्या हैं, राठौर राजपूत क्या हैं और नूरजहां का आप देख लीजिएगा। ठीक है एक बार। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।